नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज विद्यार्थियों रासायनिक बलगतिकी की आज ये क्लास सेकंड होगी। प्रथम क्लास में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी शून्य कोटि अपक्रिया पढ़ी थी। शून्य कोटि अपक्रिया क्या होती है तथा उसके लिए वेग स्थिरांक का समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है तथा अर्धायुकाल कैसे प्राप्त की जाती है। तो अब प्रथम कोटि अपक्रिया देखें क्या होती है। उसके बाद प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होती है, इसके लिए वेग स्थिरांक के समीकरण को कैसे प्राप्त किया जाता है, अर्धायुकाल इसका कैसे प्राप्त किया जाता है और तथा इससे संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि लिखा हुआ है हमारा एथिल एसीटेट प्लस वाटर। एथिल एसीटेट प्लस वाटर इज प्रिपेयर्ड विथ एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। अर्थात यहाँ पर जो घात जो होगी इसकी कोटि जो होगी जल की कोटि शून्य होगी और इसकी ये प्रथम होगी, इसकी कोटि कितनी होगी, एक होगी। तो जो यहाँ से कोटि निकल के आएगी ये प्रथम कोटि होगी। अर्थात इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी जो कोटि होगी वो 1 + 0 मतलब 1, अर्थात ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी बल्कि किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी, वो करेगी एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अर्थात वह अपक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ एथिल एसीटेट प्लस वाटर, इट मेक्स दैट एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल। चलिए अब हम लोग जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के समीकरण को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, प्रथम कोटि अपक्रिया हेतु वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण जैसे प्राप्त किया था सेम उसी प्रकार से प्राप्त करना है। सबसे पहले शुरुआत में हमारे पास कोई अभिकारक होगा, बशर्ते उत्पाद हमारे पास नहीं होगा, उत्पाद हमारे पास नहीं प्राप्त होगा। अर्थात प्रारंभ में जो अभिकारक होगा वो हमारे पास कुछ होगा लेकिन उत्पाद कितना होगा, वहाँ पे शून्य होगा। उत्पाद कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन टी समय के बाद उत्पाद हमारे पास x होगा। उत्पाद कितना होगा, x होगा। तो अभिकारक कितना होगा, अभिकारक a - x होगा। पिछले वीडियो में बताया था हमने, शुरुआत में कोई अभिकारक लिया हमने 100, उत्पाद हमारे पास कुछ नहीं था। मान लीजिए कि 40 उत्पाद बना कुछ समय के मान लीजिए 5 मिनट के बाद उत्पाद 40 बना। तो अभिकारक कितना बचा, अभिकारक बचेगा 100 - 40 मतलब 60 बचेगा। अभिकारक कितना बचेगा, 60 बचेगा। सेम प्रोसेस कि टी समय के बाद उत्पाद हमारे पास x है तो अभिकारक कितना होगा, a - x होगा। समझ में आया ना। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद क्या लगाना है हमको, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से मतलब dx/dt इज प्रोफेशनल a - x। अच्छा, ये किस कोटि की अपक्रिया है, कोटि कौन सी है, प्रथम कोटि है, मतलब पावर कितना होगा, 1 होगा। आप सभी को मालूम है कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक जुड़ता है। यहाँ पे नियतांक क्या जुड़ेगा, a जुड़ेगा। अर्थात dx/dt इक्वल के a - x होगा। क्या करेंगे, dx बराबर ये x वाला प्रोसेस सारा एक तरफ कर देते हैं और dt वाला एक तरफ कर देते हैं। ये समीकरण नंबर क्या बना, 1 बना। शुरुआत में हमारे पास कुछ अभिकारक था, उत्पाद शून्य था, उत्पाद नहीं बना हुआ था। टी समय के बाद उत्पाद x बना तो अभिकारक कितना बचेगा, a - x बचेगा।
उसका द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से dx/dt प्रोफेशनल a माइनस एक्स बचा। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक जुड़ता है। यहाँ पे नियतांक के जुड़ेगा। तो इसके बाद x वाला प्रोसेस सारा एक तरफ कर देते हैं, dt वाला एक तरफ कर देते हैं, तो क्या बचेगा, dx/a माइनस एक्स इक्वल के dt बचेगा। अब समीकरण 1 का क्या कर देते हैं हम लोग, समीकरण 1 का समाकलन कर दें। क्या कर दें, समाकलन। तो समाकलन करते हैं dx/a माइनस एक्स इक्वल, आपको मालूम है कि नियतांक का समाकलन नहीं होता है, नियतांक का समाकलन नहीं होता है। तो dx/a माइनस एक्स अर्थात इसका जो समाकलन होगा वो होगा माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स होगा। जब 1/a माइनस एक्स का dx के सापेक्ष करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स होगा। उसके बाद dt अर्थात t के सापेक्ष करेंगे तो क्या निकल के आएगा, t निकल के आएगा। और बताया था कि यहाँ पे जो c निकल के आएगा, c क्या होगा, जहाँ पे c क्या होगा, c समाकलन नियतांक है, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। अब c की वैल्यू निकालनी, c की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। प्रारंभ में हमारे पास जो x था वो कितना था, 0 था। प्रारंभ में शुरुआत में x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। इसमें रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। तो माइनस लॉग बेस में e a, x की जगह पर कितना रख देते हैं हम लोग, 0। और अच्छा, प्रारंभ में जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि शुरुआत ही हम लोगों ने की थी। और शुरुआत की थी तो समय भी कितना होगा, 0 होगा। शुरुआत की है तो t की जगह पर भी कितना रखना है, 0 रखना है। तो माइनस लॉग बेस में e a बचेगा, k के साथ 0 का मल्टीपल तो 0 हो जाएगा, c अर्थात c की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस लॉग बेस में e a निकल के आया। समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में c का मान रखने पर, तो c का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस माइनस लॉग बेस में e a बचेगा। अच्छा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस माइनस लॉग बेस में e। लॉग वाला जो जितना भी प्रोसेस है, जितना भी फंक्शन है वो सारा एक तरफ ले लेते हैं। तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लॉग बेस में e a और लॉग बेस में e a माइनस एक्स इक्वल क्या बचेगा, के टी बचेगा। अच्छा, फार्मूला होता है लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m अपॉन लॉग n होता है। तो वो फंक्शन लागू होगा ना, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या बनेगा, लॉग m अपॉन n बराबर के टी बचेगा। अच्छा, के निकालना, तो ये टी इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या बनेगा, के बराबर 1/t लॉग बेस में e a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से बेस से e हटेगा, जब e हटेगा तो यहाँ पे 2.303 ऐड होगा, और बेस से e हटेगा तो यहाँ पे बेस में आएगा 10। अर्थात प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण होता है, व्यंजक होता है, वो क्या होता है, k बराबर 2.303 लॉग बेस में 10a अपॉन a माइनस एक्स होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेकंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स होगी, या टाइम इन्वर्स हो सकता है, टाइम सेकंड की जगह पे मिनट हो, मिनट इन्वर्स भी हो सकता है, आवर्स इन्वर्स भी हो सकता है। अर्थात प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, k बराबर 2.303 लॉग बेस में 10a अपॉन a माइनस एक्स होता है। कैसे प्राप्त किया था, शुरुआत में हमारे पास कुछ उत्पाद अभिकारक था, लेकिन उत्पाद क्या था, 0 था, और शुरुआत की थी तो यहाँ पे t का मान भी कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। t समय के बाद हमारे पास उत्पाद कुछ बना था, तो अभिकारक में उत्पाद क्या होगा, घट जाएगा, तो हमारे पास कितना अभिकारक बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा देते हैं, dx/dt बराबर dx/dt प्रोफेशनल क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा।
प्रोफेशनल अर्थात अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक क्या जुड़ेगा, k जुड़ेगा, तो dx/dt बराबर k a-x बचेगा। अब x वाला सारा फंक्शन एक तरफ कर लेते हैं, dt वाला फंक्शन एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या बचा dx/a-x इक्वल k dt बचा। अब क्या करना है, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन dx/a-x इक्वल, और नियतांक का इंटीग्रेशन नहीं होता तो k इंटीग्रेशन dt बचेगा। dx जो a-x का है 1/a-x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है, ये फार्मूला होता है माइनस लॉग बेस में e a-x होता है इक्वल के टी। अच्छा dt यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा था तो dt का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, t होगा, और c एक समाकलन नियतांक है जो कि जुड़ता है, तो जहाँ पर c क्या लिखा हो, समाकलन नियतांक। प्रारंभ में x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो t की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। इसका मान हम लोग रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या आंसर ये था, माइनस लॉग बेस में e a-x इक्वल के टी प्लस सी था। x की वैल्यू कितनी थी, 0 है, t की वैल्यू कितनी, 0, तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस लॉग बेस में e a निकल के आएगी। इसका मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 क्या था, माइनस लॉग बेस में e a-x इक्वल के टी प्लस, और c की वैल्यू कितनी, माइनस लॉग बेस में e a आई है, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। लॉग वाला सारा फंक्शन एक तरफ ले चलते, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, लॉग बेस में ई ए माइनस लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स इक्वल के टी निकल के आएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन होता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूले क्या बन जाएगा, लॉग बेस में ई ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल के टी। जहाँ पे के क्या है, के है हमारा वेग स्थिरांक या वेग नियतांक है। ये टी गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में तो 1/t हो जाएगा। यहाँ से बेस से ई हटेगा, बेस में 10 जुड़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.303 होगी, अर्थात k इक्वल 2.303/t लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स हो सकती है, मिनट इनवर्स हो सकती है, आवर्स इनवर्स हो सकती है, या आप लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। टाइम में आपके सारे आ जाएंगे, आवर्स भी आ जाएगा, सेकेंड भी आ जाएगा, मिनट भी आ जाएगा। आशा करते हैं आपको वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, चलिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कोटि अपक्रिया हेतु अर्ध आयुकाल के सूत्र का निगमन। अर्ध आयुकाल के सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या प्राप्त किया था, k इक्वल 2.303/t लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स प्राप्त किया था। सूत्र के हिसाब से चलेंगे हम लोग, सूत्र से। तो सूत्र क्या लिखा है, k बराबर 2.303/t लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये प्राप्त किया। अब देखिए शुरुआत में प्रारंभ में हमारे पास प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर उत्पाद तो था, अभिकारक तो था, लेकिन उत्पाद क्या था, शून्य था। t समय के बाद प्रोडक्ट उत्पाद हमारे पास x बचा था, अभिकारक कितना हो गया था, a माइनस एक्स हो गया था। अर्ध आयुकाल, पिछले टॉपिक में जब पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने कि शून्य कोटि अपक्रिया के लिए जब अर्ध आयुकाल बताया था, वहाँ बताया था अर्ध आयुकाल क्या होता है। अर्ध आयुकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। तो टी हाफ समय बाद, अर्थात यदि टी को क्या माना जाए, टी हाफ माना जाए, तो ये एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, अर्थात एक्स की जगह पे जब हम लोग a/2 रखेंगे। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा, 1 दूनी 2 होगा, तो a/2 बचेगा, मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, a/2 आ गई। अकॉर्डिंग टू सूत्र में तो k बराबर 2.303, t की जगह पे क्या रखना है, टी हाफ लॉग बेस में 10 a, और a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितनी निकाली हम लोगों ने, a/2 निकाली।
तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस में 10, और ये a/2 है, पलट देंगे तो 2/a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर बचेगा 2.303 टी हाफ लॉग बेस में 10 2 बचेगा। तो याद रखें भैया, जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती 0.3010 होती है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है। टी हाफ को यहाँ पे कर दीजिए, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन के हो जाएगा। अर्थात प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो क्या होता है? टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। अर्थात टी हाफ प्रोफेशनल टू 0, मतलब जहाँ शून्य कोटि अपक्रिया के लिए आपने पढ़ा था कि जो टी हाफ प्रोफेशनल था वो किसके आया था? ए क्या था? अर्थात जो अर्ध आयुकाल था वो शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, किसके लिए? शून्य कोटि अपक्रिया के लिए। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो था वो प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आया। क्यों 0 आया? क्योंकि ये भी एक नियतांक है, नियतांक घटेगा तो कुछ वैल्यू, और वैल्यू का कोई मान नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो जो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होगा, अर्ध आयुकाल किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। क्या प्रथम कोटि अपक्रिया है तो अर्धायुकाल के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं? तो सूत्र क्या लिखा था? प्रथम कोटि के लिए निकाला था आपने विशुद्ध वेग व्यंजक k बराबर 2.303 log 10a अपॉन a माइनस एक्स। आप ये 10 बेस में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। शुरुआत में आपने प्रोडक्ट, आपके पास अभिकारक कुछ था लेकिन उत्पाद क्या था? शून्य था, और समय कितना था? 0 पर था। t समय के बाद आपके पास उत्पाद कितना बचा था? उत्पाद था x। उत्पाद आपने x बनाया था तो अभिकारक कितना बचा था? a माइनस एक्स बचा था। यदि t को टी हाफ माने तो जो आपके पास उत्पाद होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक मात्रा की क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। तो यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकाली थी, a/2 निकल के आए थे। फॉर्मूले में रखा हम लोगों ने, ये a/2 था, पलट देंगे 2/a हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो वह क्या बचेगा? log 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। जब मल्टीपल कर देंगे 2.303 एंड 0.3010 का, तो इसका मल्टीपल करने पे निकल के आता है 0.693 अपॉन के। तो जो प्रारंभिक सांद्रता होती है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शून्य कोटि अपक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेग स्थिरांक के सूत्र या व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं तथा अर्धायुकाल के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या लिखा। देखिए लिखा किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻⁻1 इनवर्स मिनट इनवर्स है। तो इस अपक्रिया के लिए हमको वेग अर्धायु की गणना करनी है। वेग स्थिरांक सॉल्यूशन देखें, वेग स्थिरांक मतलब k की वैल्यू कितनी है? 6.93 × 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स है। अर्ध आयु की बात कर रहा मतलब टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम लोगों ने टी हाफ बराबर फार्मूला प्राप्त किया था 0.693 अपॉन के प्राप्त किया था। तो टी हाफ बराबर 0.693, के की वैल्यू 6.93 × 10⁻⁻1। आप लोग जानते हैं कि जब माइनस की घात ऊपर जाती है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻1 है ऊपर जाएगी तो 10⁻+1 हो जाएगी, और जब इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.93 अपॉन 6.93 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 0.2 अंक के बाद यहाँ भी 0.2 सेम है, कटेगा तो क्या निकल के आएगा?
टी हाफ बराबर आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा। मिनट कहाँ से आया, चूँकि यूनिट क्या थी वेग स्थिरांक की, मिनट इनवर्स थी, तो अर्धायुकाल टी का जो मिनट यूनिट होगी वो क्या निकल गया, 1 मिनट आएगी। मतलब जो अर्धायुकाल होगा वो कितना होगा, 1 मिनट होगा। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होगा वो कितना होगा, 1 मिनट होगा। उम्मीद करते हैं आपको जिस अर्ध आयुकाल के जो सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के पूछे जाते हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड टाइप न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप से होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी। इस सवाल को 2 टाइप से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखें, पहले तरीके से किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले तो जो कुछ दिया गया, सेकंड मतलब टी की वैल्यू है, कितनी है, 40 सेकंड है, कितनी है, 40 सेकंड है। लिखा है जो पदार्थ की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब जो x होगा वो कितना रह जाता है, a का आधा रह जाता है, a का आधा मतलब x बराबर a/2 बचता है। और वेग स्थिरांक मतलब k की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, k की वैल्यू। अब क्रिया किसकी, प्रथम कोटि की, तो फार्मूला क्या है, k = 2.303/t log बेस में 10a/a-x। 2.303, t की वैल्यू कितनी है, 40, log x की वैल्यू कितनी है, a/2 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। इसको सॉल्व कर लें तो कितना बचेगा, 2a - a/2 अर्थात log बेस में 10, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, a/2 बचेगा। k बराबर 2.303/40 इंटू लॉग बेस में 10a। इसको पलट देंगे तो 2/a हो जाएगा, a/2 को ये कटेगा। k बराबर क्या बचेगा, 2.303/40 इंटू लॉग बेस में 10, इस कितना बचेगा, log 2 बचेगा, कितना बचेगा, log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था, 0.3010 होती है। जब इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.693/40 हो जाएगा। डिवाइड कर बेटा, दशमलव हटाओ, 1 2 3 0 बढ़ाओ, कितना बचा, 693/40,000 बचा, कितना बचा, 40,000। 693, 40,000 से भाग लगा दो, 693 में छोटा है, दशमलव लगाएं, 1 0, 1 2 3 4 5 अंक, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 4, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, 1 बार जाएगा, तो 40,000। कितना बचेगा, 0 0 3 9 बचेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 40 7 280, 0 3 9 में से 8 गया, 13 बचा, दशमलव लगा, 3 बार जाएगा, लगभग 0.173 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.0173 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो तरीका ये है। सेकेंड टाइप देखें, सेकेंड टाइप से इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल को देखें, क्या लिखा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, इस शब्द को पकड़ें, आधी, आधी मतलब अर्ध आयुकाल लगा दीजिए, मतलब टी हाफ है, ये क्या है, ये टी हाफ है, टी हाफ बराबर कितना है, 40 सेकंड है। क्या निकालना है, वेग स्थिरांक मतलब के निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना। और अभी अभी बताया था टी हाफ बराबर 0.693/40, सॉरी के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693/टी हाफ हो जाएगा, 0.693। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 40 है, दशमलव हटाएं, 1 2 3 बताएं, यही क्वेश्चन आ गई। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 0.0173 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों टाइप समझ में आए होंगे।
जब आप यहाँ पे आधी लिख ही रहे तो मतलब टी हाफ लगा दीजिए, आप टी हाफ वाला अर्धाविकाल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, उसको समझते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या लिखा है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। सॉल्यूशन देखें, इसमें दो शर्तें दी गई। पहली शर्त ये 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, दूसरी शर्त है अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में शर्त कितना समय लगेगा। तो पहले प्रथम शर्त इनकी क्या दी गई थी, टी का मान कितना है 10 मिनट है, और एक्स का मान जो 20% पूर्ण हो जाती है, मतलब ये कुछ बना होगा, अभी कारक नहीं मालूम आपको, तो x की वैल्यू कितनी है 20 है। और ध्यान रखें कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल 100% होती है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 100 होगी। तो a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 में से 20 क्या कितना बचा 80 बचा, मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी 80। अब देखें फार्मूला लगा दीजिए, k बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स होता है ये फार्मूला। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वैल्यू पुटअप कीजिए, k बराबर देखो 2.303 और t की वैल्यू कितनी है 10 है, लॉग बेस में 10 a की वैल्यू कितनी है 100 है, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 80 है। देखो 20 से काटो, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 10, और ये कितना बचेगा लॉग 5/4 बचेगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूले k बराबर 2.303 10 लॉग m माइनस n का लॉग m माइनस लॉग n, ये बचेगा। k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 5 और लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 5 लॉग 5, और ये बन जाएगा लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n लॉग m होता है 2 लॉग 2। वैल्यू पुटअप कीजिए, 2.303 इंटू 10 लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989 होती है, ठीक है, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.6989, 2 से मल्टीपल 200, 2 1 2 0 2 3 0.6020, 2.303 अपॉन 10, इसको लेस कर लीजिए 6989, 6020, 9 8 में से 2 गया 6, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 0.969 निकल के आएगा। समीकरण 1 नंबर बना करके इसको क्या करें छोड़ देते हैं। अब दूसरी शर्त इनकी शर्त नंबर 2, देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त दी कि 75% पूर्ण होने में t का मान नहीं पता है, t निकालना है इस पर। x की वैल्यू कितनी है 75 है, a की वैल्यू बताई थी आपको 100 होती है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100 माइनस 75, मतलब a माइनस एक्स बराबर कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा, कितना आएगा 25। फिर से लगा दीजिए सूत्र लगा दीजिए सूत्र से, तो k बराबर 2.303 और t क्या करना है निकालना है लॉग। a की वैल्यू कितनी है 100 है, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 से डिवाइड कीजिए क्या बचेगा, k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग 4 बचेगा, 25 चौके 100। इसको आप लिख सकते हो लॉग m की पावर n से 2 की पावर 2 4 होता है, k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन t 2 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 2.3010, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0.303 अपॉन t 0.6020। इसको समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं
समीकरण 1 व 2 को बराबर करते हैं। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था, ये था। अगर आरएचएस बराबर है इनके तो एलएचएस भी आपस में बराबर होंगे ना, तो 2.303 अपॉन 10 इंटू पॉइंट 0 बचेगा यहाँ पे 0.0969 इंटू इक्वल 2.303 अपॉन टी इंटू 0.6020। देखिए क्या निकली थी इक्वेशन, 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.0969 इक्वल 2.303 अपॉन टी 0.6020। देखो ये पार्ट कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा 0.0969 अपॉन 10 इक्वल 0.6020 अपॉन में क्या बचा, टी बचा। देखो यहाँ भी 0.4 अंक के बाद, यहाँ भी 0.4 अंक के बाद, तो बचेगा 969/10 बराबर 6020 बटे टी। क्रॉस गुणा कर दीजिए बेटा, तो हो जाएगा 969 इंटू टी बराबर 6020 और गुणे में 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 969 इंटू टी बराबर 60,200 हो जाएगा। अब टी बराबर ये 969 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए 969 से जब 60,200 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो लगभग 9 छक्का 54, लगभग 6 बार 6 9 54 की 4 हासिल 5 6 छक्का 36 5 41 हासिल 4 4 58, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 1 में से गया 0, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, अब बचेगा लगभग 2 बार, तो 2 9 18, 2 छक्का 12 13, 2 9 18 19, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा। कुछ गलत हुआ, 10 में से 8 गया तो बच्चा 5 में से 3, हाँ 10 में से 9 गया, 122 बचेगा। 122 बचेगा, दशमलव लगाइए, 1 बार हो जाएगा। लगभग टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62.12 और मिनट आ जाएगी। अर्थात एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में अगर 20% पूर्ण होती तो 75% अपक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 62.12 मिनट का लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। चलिए एक अंतिम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो नेक्स्ट टाइप का किस प्रकार का पूछा जाता है, उसे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और अंतिम टाइप क्वेश्चन प्रूवमेंट वाला है। किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध करना है हमको कि अपक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अर्धायु का 10 गुना होता है। मतलब आपको सिद्ध करना है T 99.9% इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा जी, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है 99.9% के लिए, दूसरी शर्त है 10 गुना मतलब अर्धायु के लिए। पहली शर्त अनुसार इनके चलते हैं, इनकी पहली शर्त को फॉलो करते हैं। पहली शर्त के लिए x की वैल्यू कितनी थी, 99.9% थी, पहले ही आपको बताया। और a टोटल चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 99.9, मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू 0.1% हो जाएगी। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 होगी। पहली शर्त। सूत्र क्या है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है। तो k बराबर 2.303 टी लॉग बेस में 10, a की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 है। दशमलव हटाइए बेटा, 1 0 बढ़ाइए, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 और 1000 को लिख सकते हो 10 की घात 3। के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी और m की पावर n से n log m, तो 3 log 10 हो जाएगा। के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 को वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो के बराबर क्या आएगा,
2.303 अपॉन टी, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मतलब क्या होगा 3 × 1 = 3 होगा। समीकरण 1 बना करके छोड़ दो, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व लास्ट में करेंगे। दूसरी शर्त इनकी लगाओ, इनकी दूसरी शर्त किसके लिए थे, अर्धायुकाल के लिए थी। तो अर्धायुकाल क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, t½ बराबर 0.693 अपॉन k होता है। अच्छी जा k बराबर तो 0.693 अपॉन t½ हो जाएगा। अच्छा जी बेटा 0.693 कब आया था, जब हम लोगों ने 2.303 और 0.3010 का मल्टीपल किया था, तब आया था ना। अच्छा जी समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को इसको तोड़ा मैंने क्यों, क्योंकि सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए, इजी करने के लिए। चाहते हो तो आप ये लगा सकते थे, यहाँ मल्टीपल करके कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 बराबर क्या कर दें, समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, 2.303 अपॉन टी इंटू 3 इक्वल, इसके लिए बेटा 99.9% लेके चलो, क्योंकि 99.9% के लिए पूछ रहा था। तो टी 99.9% बराबर 2.303 इंटू 0.3010 इंटू t½ देखो ये कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे कितना, t बराबर t 99.9%, 3 अपॉन t 99.9% बराबर 0.3010 अपॉन t½ क्रॉस गुणा कर दो बेटा, तो t½ बराबर हो जाएगा 3, t½ इंटू 3 बराबर हो जाएगा 0.3010 इंटू t 99.9%। ये भाग में, ये क्या है गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3 अपॉन 0.3010 बराबर t 99.9%। बेटा दशमलव के बाद 4 अंक 4 0, तो t½ इंटू कितना हो जाएगा 30,000, नीचे कितना बचा 30,010 बचा, और बेटा 3010 लिखा, ये 30,000 लिखा है, इसका भाग इसमें लगाओगे तो लगभग 10 के आसपास आएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो 99.9% समय होता है वो अर्धायुकाल के 10 गुना के बराबर होता है। यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था हम लोगों ने प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, जो कि ये फार्मूला था हमारा, ये फार्मूला कहाँ से आया था। उसके बाद हम लोगों ने अर्धायुकाल कैसे प्राप्त की जाती है, अर्धायुकाल का फार्मूला ये था, ये कैसे आया था, उसके बारे में इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम लोगों ने समझा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।